की जा रही है कोशिश। कहा गोडसे के वक्त गांधी की बोली बोलना बंद करें। मजहबी स्कॉलरों की गिरफ्तारियों को लेकर कई मजहबी लीडरान हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। एलजी को इस मामले पर मुदाखलत की अपील। एलजी ने गिरफ्तारियों को लेकर मजबूत अप्रोच का दिया यकीन। अल्ताफ बुखारी ने आजाद की सियासत को बताया इम्पोर्टेड। कहा कश्मीरी जुबान से नावाकिफ भी अब दे रहे हैं कश्मीर की दुहाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, इस खबरनामे में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उलमाओं की गिरफ्तारियों को लेकर भी मामला जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और लोग अपना रद्दअमल पेश करें। इसके साथ साथ अब आज कई मजहबी लीडरान लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई इस मामले को लेकर। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड ने एक और आज हुक्मनामा जारी किया, ये खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से। महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया और मामला रहा कि जो सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो हुए हैं कि एक स्कूल में स्कूली बच्चे जो है वो भजन जो है उनसे भजन गवाया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो अब स्कूलों के जरिए ही फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोडसे के जो लोग हैं, जो गोडसे के वक्त है, वो गांधी जी की दुहाई देना बंद करे, गांधी जी की बोली बोलना बंद करे। हम गांधी जी को जानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। महबूबा मुफ्ती ने और क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई थी, उसमें तो किसी मज़हब का जिक्र नहीं था। उसको बंद किया और इस वक्त जो है ये एक भजन गाने के लिए कहते हैं। वो तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सॉन्ग नहीं, वो एक भजन है जिसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। पर मुसलमान बच्चों से भजन कहलवाना, तो ये करना क्या चाहते हैं? वो मेरा इनसे सवाल है कि आप करना क्या चाहते हो और आप गांधी जी के कौन बनते हो? आप तो वही लोग हो जो गोडसे की पूजा करते हो, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसने गांधी जी की हत्या की, और वो गांधी जी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए अपनी जान दे दी। तो ये हमको गांधी जी का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? हम तो गांधी। चलिए, महबूबा मुफ्ती ने बात की और महबूबा मुफ्ती ने जो वायरल वीडियो हो उस मामले को लेकर बात की है। इधर बात करें तो मजहबी जो स्कॉलर की गिरफ्तारी का सिलसिला वादी में जारी है। कई बड़े के साथ साथ जो छोटे छोटे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है और उनको पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया गया है और वादी से बाहर जेलों में उनको मुंतकिल किया गया है। इस मामले को लेकर अवाम में तशवीश ज़रूर है और अवाम इस पे तशवीश का इजहार भी कर रही है। इसके साथ साथ अब उलमा भी सामने आए हैं और कई बड़े उलमा जो है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुए। गुलाम रसूल हामी के साथ साथ कई और मजहबी स्कॉलर्स जो है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुए और उनको इस मामले के लिए मुदाखलत की अपील की है। जो स्कॉलर्स मिले हैं उन्होंने कहा कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि इस मामले को लेकर वो मुदाखलत करे, क्यों मजहबी स्कॉलरों और उलमाओं को गिरफ्तार किया जाता है और उनको पीएसए के तहत बंद किया जाता है। इसके साथ साथ कई और मामले वहाँ पे डिस्कस हुए हैं। अभी जो फ्रूट के हवाले से जो मामला अभी सरगर्म है, वादी की बात करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है, फ्रूट ग्रोवर्स बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और मंडियों में भी अब कहीं ना कहीं जो फ्रूट मंडियां हैं वहाँ पे अब इस सनत से वाबस्ता लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। ये भी मामला वहाँ पे ज़ेर बहस रहा। इसके साथ साथ कई और मामला रहे, मगर जो बेसिक मुद्दा था इस मुलाकात का वो था गिरफ्तारियों के हवाले से जो मजहबी स्कॉलर्स की गिरफ्तारियाँ हो रही है। उलमा जो मिले आज, गुलाम रसूल हामी के साथ साथ बाकी उलमा जो मिले हैं, उन्होंने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा मीडिया के साथ बात करते हुए हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
बहुत सारी इश्यूज़ पे बात हुई, शेखुल रिसर्च यूनिवर्सिटी पे बात हुई, इसी तरीके से जो यहाँ अवलिया कामलीन असलाब सूफिया उनके ऊपर बात हुई, मदरसा बोर्ड के बारे में बात हुई, इसी तरीके से जो गिरफ्तारियाँ हुई है मौलाना अब्दुल दाऊदी साहब वगैरह उनके बारे में बात हुई। तो हमने अपनी जो आवाम में ये तशकीक व इबहाम पाए जाते हैं तो उसके बारे में हमने बात की, हमारे लोगों ने आगाह किया जी साहब को। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान इस तशवीश को ख़त्म किया जाएगा। जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वाबस्ता हैं, यकीनी तौर कोई बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं। यकीनी तौर हमारा अवलिया कामलीन का एक ही पैगाम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नक्श कदम को आगे करने के लिए एक ही पैगाम है और मुक़द्दस पैगाम है, उसी को आगे ले जा रहे हैं और उसी को आगे ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है इंशाअल्लाह। नहीं, देखिए हमने तमाम गिरफ्तारियों के बारे में, जितने भी गिरफ्तारियाँ लोग महसूस कर रहे हैं, गिरफ्तारियों के बारे में जो तशवीश है उस बारे में आगाह किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम इस बारे में बात करेंगे, काम करेंगे, अगर यकीनी तौर कोई बेगुनाह होगा तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हमने उनको मुतला, जिन बातों के लिए हमने उनको मुतला किया तो उन्होंने विश्वास दिया, जिनमें से सरफहरिस्त हमें मौलाना दाऊद साहब का और बाकी उलमा किराम के बारे में हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें विश्वास दिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं आज ही देखूँगा क्या होगा। तो अगर कोई मतलब ज़्यादा मुलवस नहीं होगा तो इंशाअल्लाह उसकी राय अमल में ज़रूर आई। हमने उसको पूरा विश्वास दिया, जो हमारी जमात है स्पेशली मुतअद्दिद अहले सुन्नत, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफी संतों के पैरों। जहां जम्मू कश्मीर में कई मामले सरगर्म हैं और खासकर वादी की बात करें, वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियों की तरफ से अवामी राब्ता मुहिम जो है उसका सिलसिला भी जारी है और उसको आए रोज़ जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं वो उसको बढ़ा रही है और आवाम से राब्ता करके अपना जो मंशूर है वो आवाम तक पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर के बाबडेम इलाके में पार्टी कन्वेंशन हुआ, जहां पे पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के साथ साथ कई पार्टी से वाबस्ता लीडरान ने शमूलियत की। इस मौके पर अल्ताफ़ बुखारी ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का मंशूर क्या है और अपनी पार्टी किस वजह से मोर्ज वजूद में आई है, ये बात अल्ताफ़ बुखारी ने कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि कई जो लीडरान हैं वो आजकल जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीरी आवाम के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि जिन्होंने पिछले 50 साल तक कश्मीरियों की बात नहीं की, आज वो कश्मीरी आवाम के, कश्मीरी लोगों के हमदर्द बनने चले हैं। कश्मीरियों की यहाँ उन्होंने कहा कि जो खुद कश्मीरी बात नहीं सीख पाए, यानी कश्मीरी में वो बात करना नहीं जानते हैं और वो कश्मीरी के हमदर्द बन रहे हैं, कश्मीरी के जज्बात की बात कर रहे हैं। इशारा था अल्ताफ़ मोहम्मद बुखारी का गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भी अब सरगर्म है और गुलाम नबी आज़ाद जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो बढ़ा रहे हैं और कई जमातों के लीडरान जो है वो अल्ताफ़ बुखारी के ख़ीमे में शामिल हो रहे हैं और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अल्ताफ़ बुखारी आए रोज़ बात करते ही रहते हैं और आज भी उन्होंने कहा कि कई जो लीडरान हैं वो अब कश्मीरी के हमदर्द बनने जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले 50 सालों में कश्मीरी आवाम की बात नहीं की। आज सारी लीडर नेबर पे बाकी पार्टियों पे 40-45 वर्यन कथ कर वही कोशर शोक गए पान वन लीडर हे डबल शिफ्ट ट्रबल शिफ्ट सुबर शिफ्ट अस सारी शिफ्ट तुम शिफ्ट अनु ठेकर तोर कोशिश कह तुम ठेकर तक दिले सत आंट साठ तपरी बीच दपान हे खुदायस नुना खोचुन खुदायस खोचुन तेल वो 50 वर्यन तजो बोज तुम 50 वरी गो सियासत मज यह पे खुदायस खोचुन तुम याद अल्ताफ़ बुखारी वुचन चू मे खोचान मेस पचस खोचान। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया और एहतजाज में शामिल लीडरान थे सुहेल बुखारी, इसके साथ साथ मोहम्मद यासीन भट्ट और कई और लोग शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी ऑफिस से लाल चौक की तरफ रुख किया और एहतजाज किया और हाथ में प्ले कार्ड्स लिए थे। एहतजाज का ये मकसद था
کہ جموں کشمیر کی عوام کو اب ڈس ایمپاور کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کمزور پڑ جائے, وہ کشکول لے کر کھڑے ہو جائے. تو یہ کہنا تھا پی ڈی پی لیڈران کو جو احتجاج میں شامل رہے. وہ احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ جو باغبانی شعبے سے متاثر جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باغبانی شعبے کو, اس کو لے کر احتجاج کیا گیا ہے اور کہا گیا اس موقع پر کہ ہماری جو میوہ صنعت ہے کے لیے ٹرانسپورٹ کا کے لیے اسپیشل راہداری جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ یہاں اس جڑے صنعت کے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں, جو باغبان ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ متاثر نہ ہو, ان کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. دیکھیے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بی جے پی کی جو مرکزی سرکار ہے وہ ہر حربہ کر رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو ہر لحاظ سے ڈس ایمپاور کیا جائے. ہمارے حقوق غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے سلب کر لیے گئے اور اب نشانہ ہماری جو معیشت ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کو اس حالت میں لایا جائے جہاں وہ بیگنگ باؤل لے کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہارٹی کلچر ہے, جو کہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جسے کہا جاتا ہے, اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ایرانی سیب سے ہمارے پروڈکٹ کا, ہمارے سیب کا کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں, اور ایران کا جو سیب ہمارے ہاں آتا ہے وہ سمندری راستے سے آتا ہے, اس کے فرائٹ چارجز کم ہیں, لیکن ہمارے ہاں ٹرانسپورٹیشن کا جو خرچہ ہے وہ زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے بھی پریشانی ہو رہی ہے. تو ہم آج ایک پرامن طریقے سے ہم نے اس پروٹیسٹ کو درج کیا ہے اور ہم مانگ کرتے ہیں کہ ایک اسپیشل کوریڈور جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے ہمارے جو میوہ ہے جو جا رہا ہے اس کو ایک اسپیشل کوریڈور پرووائڈ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ بر وقت منڈیوں تک پہنچے اور خراب نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس گورنمنٹ نے الگ الگ لوگوں کے لیے, الگ الگ چیزوں کے لیے اسپیشل فیسیلیٹیشن کیا ہے کہ سڑکوں سے وہ ٹریفک چلتا رہے. مذہبی ہماری جو فنکشنز رہی ہیں, ابھی آپ نے دیکھا یاترا ہوئی, اس میں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں آئیں, ان کو سموتھلی فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین, جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے آئے روز اب نئے نئے حکم نامے جاری کیے جاتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا جب سے سید درخشاں اندرابی نے وقف بورڈ کا چارج سنبھالا ہے تب سے کئی بڑے فیصلے جو ہے وہ لیے گئے ہیں. کئی جو آستان عالیہ کے باہر جو لوگ رہتے تھے, جو پیٹیاں وہاں پہ لگائی جاتی تھی, ان کو بھی وہاں سے بین کر دیا گیا, ان کو ہٹایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وقف کی پراپرٹی ہے, اب اس پراپرٹی کو کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ کن کن لوگوں کے پاس پراپرٹی ہے وہ ان سے واپس لی جائے گی. جو وقف کی پراپرٹی سے جن لوگوں نے دکانیں لی ہیں اس کے جو ریٹس ہیں اس کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے. اور آج ایک اور حکم نامہ آیا ہے. آپ کو ناظرین یہ بھی پتا ہوگا کہ جب بھی کوئی سیاسی لیڈر کسی زیارت گاہ میں جاتا تھا, کسی آستان عالیہ پہ جاتا تھا, وہاں پہ اس کی دستار بندی کی جاتی تھی. چاہے لیڈر یہاں کا ہو, جموں کشمیر کا ہو, یا باہر سے کوئی بڑا لیڈر آتا تھا تو ضرور اس کی دستار بندی کی جاتی تھی. اب اس حوالے سے وقف بورڈ نے آج حکم نامہ جاری کیا کہ اب کسی بھی سیاسی لیڈر کی دستار بندی کسی زیارت گاہ میں نہیں کی جائے گی. اور حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دستار بندی اگر کسی کی جائے گی وہ مذہبی لیڈر ہوگا اور وہ مذہبی اسکالر ہوگا, اس کو اجازت دی جائے گی کہ اس کی دستار بندی جو ہے وہ کسی زیارت میں کی جائے گی. باقی جو بھی سیاسی لیڈران کی دستار بندیاں کی جاتی تھی, چاہے ہم درگاہ شریف کی بات کریں یا باقی جگہوں کی بات کریں, اب وہاں پہ بین کر دیا گیا ہے وقف بورڈ کی طرف سے. لوگوں نے بھی رد عمل اس پہ دکھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی لیڈران ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے, سیاسی لیڈران نے بھی بات کی ہے. کیا کچھ معاملہ ہے, کہاں تک یہ معاملہ پہنچا, کیا کچھ رد عمل ہے, یہ ہم جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھی فیصل ریاض براہ راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں سری نگر سے, سری نگر کے پریس کالونی سے. فیصل, خیر مقدم ہے آپ کا. وقف بورڈ کا نیا حکم نامہ, پہلے بھی کئی حکم نامے جاری کیے ہیں وقف بورڈ نے, جیسے جو باہر پیٹیاں لگائی جاتی تھی آستان عالیہ کے پاس,
उनको बंद कर दिया गया है, उनको वहां से हटाया दिया गया है। वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर भी बातें हुई है कि यहाँ वक्फ की तरफ से, यहाँ की सरकारों की तरफ से कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया है। हालांकि अब जो वक्फ बोर्ड की बागडोर जिसने संभाली है सईद दरख्शां इंद्राबी, उनका कहना है कि जल्दी ही कैंसर हॉस्पिटल की संग बुनियाद भी यहाँ पे रखी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं काम जो है वो अब देखा जा रहा है जमीन सतह पे। और आज का जो हुक्मनामा है, आज का जो ऑर्डर है, दस्तारबंदी जो अब हो रही थी ज़ियारतगाहों में सियासी लीडरान की, उसको बंद कर दिया गया है। आपने लोगों के साथ बात की है, आपने मजहबी लीडरान के साथ बात की है, आपने सियासी जमातों के लीडरान के साथ बात की है, क्या कुछ रद्दअमल देखने को मिल रहा है? देखिए रूप, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जो ऑर्डर्स दिन ब दिन आते आ रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, और जिस तरह से जब से दरख्शां इंद्राबी ने जो है वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला है, तब से ये आज का जो फैसला, ये चौथा बड़ा फैसला। इससे पहले डोनेशन बॉक्स हटाए गए, जो वक्फ की प्रॉपर्टी लोगों के पास है उसको छुड़ाने की बात की गई, ईदगाह श्रीनगर की बात की और कहा गया कि वहां पे क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं होगी या बाकी खेल खेलने की इजाजत नहीं होगी। और आज एक चौथा एक बड़ा फैसला आया है, क्योंकि यहाँ की रिवायत है जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर रीजन की रिवायत है कि जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर किसी ज़ियारतगाह पे जाता था, खानकाह पे जाता, तो वहां पे उसकी दस्तरबंदी की जाती है। और जैसे वहां पे फातिहा पढ़ता था या कोई मामूली विजिट होता था, वहां पे उसकी दस्तरबंदी की जाती है। लेकिन आज एक बार फिर से एक बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से आया है कि ये दस्तरबंदी जो है बैन की गई। और आपको याद होगा, ये खाली कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं होती थी, बल्कि नेशनल लेवल पे जो लीडर्स आते थे यहाँ की ज़ियारतगाहों में, उनकी दस्तरबंदी भी होती थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन आज दरख्शां इंद्राबी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, बहुत बड़ा फैसला आया है। ये कहा गया कि ये सारी जो प्रैक्टिस है, यानी ये जो दस्तरबंदी, ये अनएथिकल है, यानी गैर इखलाकी है। इससे यहाँ के जो ये ज़ियारतगाह है, ये इनको एक्सप्लॉइट होते हैं और उन ज़ियारतगाहों जो कि पाक जगह है, यहाँ से पॉलिटिकल एजेंडा जो इनको प्रमोट किया जाता है, जबकि रिलीजियस प्लेस है, यहाँ से पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि खाली उन लोगों को दस्तरबंदी की इजाजत होगी जिन्होंने मजहबी कामों में कोई अचीवमेंट किए, उनको इजाजत होगी सिर्फ जब उनको पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से इजाजत होगी। और तमाम जो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ऑफिसर्स है, उनको ये हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की ऐसी प्रैक्टिस किसी भी खानकाह में नहीं होनी चाहिए, किसी भी ज़ियारतगाह पे नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ये एक पुरानी रिवायत यहाँ पे रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मजहबी लीडर्स है वो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी फैसले वक्फ बोर्ड की तरफ से आए, चाहे वो ईदगाह को लेके हैं या डोनेशन बॉक्स के हटाने के बाद या उसके बाद जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि दरख्शां इंद्राबी का कहना है कि ये सारे के सारे जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर ही लोगों को दिए गए थे और उनसे जो अपना एजेंडा है वो कंप्लीट करवाते थे। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि इन तीनों फैसलों पे जो काफी स्ट्रांग रद्दअमल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आया था, लेकिन ये जो फैसला, ये इन तीन फैसलों से भी बहुत बड़ा फैसला है। और अब आप जाके इस पे भी बहुत सारी सियासत होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक जो यहाँ का पॉलिटिकल लीडर है वो ज़ियारतगाहों पे जाता है और वहां पे किस तरीके की वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी दस्तरबंदी की जा रही थी। लेकिन अब ये बैन हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कल से इस मसले पर किस तरह की सियासत होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया गया है। फैसल, इसमें एक चीज एक और मेंशन की गई है कि जो हमारे मसाजिद है, दरसगाह है या मजहबी जो तालीमी इदारे हैं, उन पे भी अब निगाह रखी जाएगी और ये इंश्योर किया गया कि उनको सिर्फ जो है मजहबी तालीमात के लिए या इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और जो कोई बाकी प्रैक्टिस वहाँ पे की जाती थी उनको बंद किया जाए। इसका मकसद है कि हम जिस तरह मसाजिद में या बाहर कोई दारुल उलूम हो या कोई और तालीम हासिल करने की जगह हो, मजहबी तालीम जहाँ पे दी जाती थी वहाँ पे कोई और भी काम किया जाता, वहाँ पे सियासत भी की जाती थी। तो इन सारे मामलात को अब ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकल लीडर का ज़ियारत पे जाना, खानकाह पे जाना, दारुल उलूम पे जाना और वहां पे उनकी दस्तरबंदी कराना, इसको पहले ही ऑर्डर में क्लियरली कहा गया कि ये अनएथिकल है, यानी गैर इखलाकी, ये कोई इखलाक का काम है ही नहीं, क्योंकि ये मजहबी जगह है, यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स, और वहां पे कहीं ना कहीं ऑर्डर के मुताबिक हम देखें तो कहीं ना कहीं इन जगहों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से क्लियर किया गया है कि इन जगहों को पहले भी पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके बाद लोगों के वोट हासिल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है और ये साफ तौर पर ये बात वाज़ह करता है कि आइंदा जाके जो भी मजहबी मकामात होंगे, चाहे वो छोटा से दरसगाह हो या बड़ा दारुल उलूम या ज़ियारतगाहें हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी, वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब जिस तरह से ये ऑर्डर सामने आया है, ये साफ तौर पर यही वाज़ह करता है कि अब ज़ियारतगाहों पे या मजहबी जगहों पे किसी तरह की सियासत नहीं होगी। फैसल, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी है कि आपने कहा कि 2-4 हुक्मनामे जारी किए गए हैं
इंपॉर्टेंट ये है कि जो पास्ट में वक्फ बोर्ड ने काम किया है वो भी लोगों के सामने जरूर है कि वक्फ बोर्ड ने क्या कुछ किया है। हमने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी तामीर नहीं की है, हमने अस्पताल तामीर नहीं किया है। अगर हम बाकी वक्फ बोर्ड की बात करें, जैसे माता वैष्णो देवी बोर्ड की हम बात करें, एक बड़ी यूनिवर्सिटी तो उन्होंने बनाई है, अस्पताल बनाए। तो अब जब कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात की जा रही है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो बोर्ड की चेयरपर्सन ने उन्हें कहा कि जल्दी ही उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा, फिर तामीर कब होगा, उसमें कितना वक्त लग सकता है। मगर क्या आप मानते हैं एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो अब वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया जा रहा है, जो पैसा लोग दे रहे हैं जियारतों में, जो उनका अकीदा है उस अकीदे को लेकर वो पैसा दे रहे हैं, वो सही कामों में भी इस्तेमाल होगा? अगर इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे बन सकता है, यहाँ के लोगों को इलाज मिल सकता है, तो एक बड़ा कदम है वक्फ बोर्ड की तरफ से। देखिए, अगर हम बात करें आज के वक्फ बोर्ड की, तो काम तो हो रहा है, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से हो, तो कहीं ना कहीं अगर फिलहाल अनाउंसमेंट ही हुआ है या कहा जा रहा है कि इनॉग्रेशन होने वाले, लेकिन कम से कम हो रहा है। पास में तो ऐसी बात कभी सुनने को नहीं मिली। जबकि अगर हम आज की बात करें, आज उतना डोनेशन इन जियारत गाहों पे नहीं जाता है जितना पास में जाता था, क्योंकि जो पुराने लोग थे उनका ज्यादा अकीदा था इन जियारत गाहों के। और जिस तरह से आपने बात की कि डोनेशन के हवाले से जो बैन किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो डोनेशन लोग करते थे, लोगों को भी पता ही नहीं था कि हम किस बॉक्स में डालें और ये बॉक्स किसका है, क्योंकि दो तरीके के बॉक्स हर एक जियारत गाह पे होते थे। एक तामीर फंड जिस पे लिखा होता है जो कि वक्फ बोर्ड था, उसके बाद नजरो नियाज किन का था ये अभी तक किसी को पता ही नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा ये जो सर्वे हुआ था उसके बाद, और ये भी सर्वे में बताया गया था करीबन 10 लाख के करीब यहाँ की जियारत जो कि बड़ी जियारत गाह है उनकी इनकम आती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 30% जो है डोनेशन वो वक्फ बोर्ड को जाता है और 70% की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो अगर इसके बाद अगर ये उस पूरा 70% या पूरे 10 लाख वक्फ बोर्ड के खाते में जाते तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो सकती है और जो बाकी फलाह बहबूद के काम है वो भी हो सकते हैं। खासकर जिस तरह से आपने जिक्र की कैंसर हॉस्पिटल की, तो कैंसर हॉस्पिटल जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल बन सकते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन सकते हैं, या बाकी ऐसे इदारे बन सकते हैं जिससे आम लोगों को खासकर गरीब लोगों को राहत मिल सकती है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो काम पास्ट में वक्फ बोर्ड को करना चाहता वो अब दरख्शां इंदिरा भी कर रही है। बिल्कुल फैसल रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। फैसल रियाज तफसीलात दे रहे थे। वक्फ बोर्ड ने हुक्मनामा जारी किया कि जियारतों के अंदर अब किसी भी सियासी लीडर की दस्तारबंदी नहीं की जाएगी। जैसे फैसल कह रहे थे कि कुछ बड़े हुक्मनामे जारी किए वक्फ बोर्ड की तरफ से, मगर जहां पे बेहतरीन काम हो, जहां पे अच्छा काम हो, वहां पे उस काम की सराहना भी करनी चाहिए। क्योंकि पास्ट में हमने देखा सरकारें यहां की रही है, वक्फ बोर्ड उनके पास रहा है, हमने कोई बड़ा इदारा कायम नहीं किया, हमने कोई बड़ा एसेट नहीं बनाया। जैसे फैसल कह रहे थे कि पिछले जमाने में लोग ज्यादा डोनेट कर रहे थे, हालांकि अब ये रुझान जो है धीरे धीरे कम हो चुका है, अब ज्यादा लोग जियारतों पे डोनेट नहीं कर रहे, मगर फिर भी एक बड़ा फैसला जो है, एक बड़ा कदम जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया जा रहा है कि अब यहां पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा और उसकी फाउंडेशन स्टोन जिस तरह जो दरख्शां इंदिराबी साहिबा ने कहा कि जल्दी ही रखा जाएगा उसका फाउंडेशन स्टोन। तो कहीं ना कहीं इन कामों की सराहना तो जरूर करनी चाहिए कि अगर अवाम को फायदा मिल सकता है, जियारतों में जो पैसा जमा होता है वो अवाम के लिए वक्फ किया जाएगा, अवाम के लिए खर्च किया जाएगा, तो हमें इन चीजों की सराहना करनी चाहिए। और पास्ट में जो कुछ हुआ वहां पे भी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़@6 से अपने मेजबान को यहीं पे इख्तिताम करने की दीजिए इजाजत। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।